हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। तो एक और नए डिस्कशन के साथ आज हम लोग यहाँ हैं एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज एंड डिस्कस अबाउट द इनकम टैक्स बिल दैट हैज़ बीन टेबल्ड। अभी बिल है, एक्ट नहीं हुआ है, तो एक्ट हो जाएगा थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, बट एक लमसम मैक्रो आइडिया लेने की ट्राई करते हैं हम लोग। जो इनकम टैक्स बिल आया है इस समय पार्लियामेंट के अंदर, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सरकार का इंटेंशन क्या है और व्हाट आर द रफली पॉइंट्स, वो उसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, सो आवर टॉपिक विल बी द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, प्रोज कॉन्स ऑन टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटीज, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, इस बात को काम आएगा आपके प्री और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ रिमेंबर, ये बात फिर से बता दे रहे हैं, that anything that we teach on YouTube, the PDF will be available on my Telegram channel. Also from Monday we will start uploading more value added materials regarding current affairs and MCQs that is important for your prelims, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का पेपर देना है तो पहले प्रीलिम्स भी निकालना है। तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के सपोर्ट के लिए you can also join this group. Also if you have doubts in economics optional, which optional to take, or in economics GS also, you can reach out to me here. कोई भी डाउट है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो याद करने वाली चीज़ तो याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टिल some people have problem on public platform, तो you can direct message me on Instagram. ठीक है, I will be available here to all of you. अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को regarding UPSC economics, UPSC economics optional, or which optional to take, or if you have any doubts regarding any other subject, you can reach out to me here. I am available, आप DM कर सकते हैं हमें। Okay, moving forward to पढ़ाई लिखाई। तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल? तो याद हो कि क्योंकि 1961 का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, जब बना था वेल एंड गुड, बट समय के साथ इतने रिफॉर्म्स आ चुके हैं इस देश में। इकोनॉमी हैज़ बीन ओपन्ड, IT रिफॉर्म इज़ हियर, वी आर इन द 4th फेज, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये सब बातें हो रही है। तो उस केस में इतना पुराना एक इनकम टैक्स एक्ट बिना किसी अमेंडमेंट के या कुछ नयापन के, अब तो IPC भी हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है, नया बिल आ चुका है, तो क्यों ना इनकम टैक्स एक्ट को भी सिंप्लीफाई किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए नए ज़माने नई टेक्नोलॉजी के तहत। ये सोच है भारत के सरकार की। ठीक है, सो व्हाट वाज द पर्पस? टू मॉडर्नाइज द इनकम टैक्स एक्ट as per the current times, because many of the works including this class that is being done, ये digitally हो रही है। The world is getting more and more digital। ठीक है, मॉडर्नाइज हो रहा है वर्ल्ड, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है चारों तरफ, तो गवर्नमेंट वांट्स टू टैप दैट, पहली चीज़। और दूसरा सिंप्लीफाई क्यों? कि एक इनकम टैक्स एक्ट जिसमें 5,12,000 अराउंड 5,12,000 वर्ड्स आर देयर, इट हैज़ टू बी सिंप्लीफाइड फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल एज टैक्स अथॉरिटीज़। तो कंप्लायंस बर्डन कम होता है इससे, और साथ ही साथ एम्बिग्विटी जो रहती है वो कम होती है। ठीक है, सो मॉडर्नाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है और रिप्लेस करना है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को। वी विल हैव टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. So the objective will be to enhance the clarity by simplifying the clauses and reducing the compliance burden. Compliance burden कैसे कम होगा? जब हम टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करेंगे, टैक्स रेट्स कम करेंगे, जो कि करंट बजट में हुआ भी है, आपने देखा है, ये बात तो सभी को पता है कि 12 लाख प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला दिया जाएगा 1275,000 तक। तो एक मिडिल क्लास को एक अच्छी खासी राहत, रिलीफ दिया गया है इस बार इनकम टैक्स में। ऑल्सो कंप्लायंस बर्डन कम किया जाए, ताकि जैसे नोटिस आते हैं लोगों को या इनकम टैक्स फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है, वो कम की जा सके। तो दीज आर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इनकम टैक्स बिल दैट हैज़ बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, ऑब्जेक्टिव और पर्पस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स? ठीक है, व्हाट आर द की फीचर्स? तो पहला एलिमिनेशन, रिडक्शन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एलिमिनेट क्या करना है? एलिमिनेट करने हैं कुछ पुराने प्रोविजंस जो कि इस मतलब पुराने 1961 के बिल में
या 1961 का बिल का था, 1961 के एक्ट में मौजूद है। तो ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं? सो 1200 प्रोविजन, ठीक है, और साथ ही साथ 900 एक्सप्लेनेशंस को डिलीट या एलिमिनेट किया जाएगा। याद रहे ये बात, प्रीलिम्स में आ सकता है, तो याद रखना, कुछ डेटा कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना, ठीक है, और ऑप्शनल के लिए तो ज़रूरी है ही, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ 1200 प्रोविजंस एंड 900 एक्सप्लेनेशंस, साथ ही साथ रिडक्शन किसका? वर्ड्स का। सो फ्रॉम 5,12,000 वर्ड्स इन 1961 एक्ट, it is being reduced to 2,60,000 words, almost half किया जा रहा है, 2,60,000 वर्ड इन 2025 बिल, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ किया जा रहा है, याद रहे ऑलमोस्ट हाफ किया जा रहा है वर्ड्स। सो वी आर रिड्यूसिंग द वर्ड्स दैट हैज़ बीन रिटन, क्यों? ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके और एम्बिग्यूटी कम की जा सके, जो एक्सेप्शन हर जगह हैं वो कम किए जा सके, ठीक है, टैक्स कंप्लायंस बेटर हो सके। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन, सो प्रेजेंटेशन किस किस का? टैक्स रेट्स का इन टैब्यूलेटेड फॉर्म, ठीक है, और साथ ही साथ रिमूवल किसका? कंडीशनल क्लॉजेस का, जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, सच दैट income tax can be simplified for the general, not just for the general public but also for the tax authorities, तो दोनों तरफ क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा की फीचर्स, क्या क्या है? एलिमिनेशन, रिडक्शन एंड प्रेजेंटेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सो आगे द टैक्स ईयर, याद रहे कि करंटली अगर किसी ने टैक्स भरा है तो मालूम होगा दो वर्ड्स आते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये दोनों को हटा के अब सिर्फ टैक्स ईयर की बात की जाएगी, बट ये हटाया तो जा रहा है, बट इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मतलब जैसे आज हम लोग 2025 में हैं, ठीक है, वी आर इन 2025, हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 की, जो कब से शुरू हो रहा है, कमेंट में लिखो, April 1, 2024 and it will be like March 31st, यही तो है, ठीक। और तो फाइनेंशियल ईयर 2025 जब मान लो एक अप्रैल 2025 को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं 1 अप्रैल या 2025 को, तो फाइनेंशियल ईयर 25 विल बी व्हाट? आवर प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2025 का क्या मतलब है? वो फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल 1 से शुरू हुआ था 2024 में और मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा, दैट इज आवर प्रीवियस ईयर इफ आवर रेफरेंस पॉइंट इज व्हाट? 1 अप्रैल 2025 एंड असेसमेंट ईयर विल बी ईयर 2026, ठीक है। मतलब क्या है इसका? इसका ये मतलब है कि 2025 में आप जो भी इनकम कमाए, ठीक है, अर्नड इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 25 विल बी असेस्ड इन फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है। तो दो तरह के ईयर्स थे, प्रीवियस ईयर जिसकी इनकम को एसेस किया जाता था या कैलकुलेट किया जाता था जिसपे टैक्स लगेगा, और जिस साल में उसको एसेस किया जाता था वो था करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे 1 अप्रैल 2025 से क्या शुरू हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर वाज
करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर वाज दैट ईयर जिसके इनकम को असेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अंतर आया हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में। अब आपको भी तो लग ही रहा होगा कि ये कैसे कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर किया गया है अब टैक्स ईयर से। सो टैक्स ईयर विल बी सिंपल फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ईयर विल बी करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, या अगर आपको 2026 का टैक्स देना है तो सिंपली टैक्स ईयर विल बी अप्रैल 2025 टू मार्च 2026। ठीक है, तो यही आपका फाइनेंशियल ईयर 26 भी होगा और यही आपका टैक्स ईयर 2026 भी होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया गया कि नहीं? यहाँ प्रीवियस ईयर, फिर असेसमेंट ईयर, फिर एक फाइनेंशियल ईयर, सब हटा दो। फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स ईयर को सिमिलर कर दिया गया। करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी योर टैक्स ईयर, जो भी तुम इस साल में कमाओगे उसके ऊपर तुमको टैक्स लग जाएगा। सिंपल सिंप्लीफाई, कंप्लायंस बर्डन कम हुआ दोनों के ऊपर, अथॉरिटीज़ पे भी और टैक्स जो दे रहे हैं उनके ऊपर भी, टैक्स पेयर्स के ऊपर भी और टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर भी। तो दिस इज द टैक्स ईयर। सो वट एवर विल बी द फाइनेंशियल ईयर विल बी द टैक्स ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च ऑफ 2026। ओके, ऑल्सो याद रहे कि ये जो हमारे चेंजेस हैं वो कब से लागू होंगे? तो वो लागू होगा 2026 से, वो लागू होगा 2026 से। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए भाई, रिमूवल या एलिमिनेशन। ठीक है, वो सब तो हमने देख लिया, बट क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं? तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं या जो सेक्शंस हैं वो हटाए नहीं गए हैं, बट उनको रिड्यूस किया गया है उनके अंदर के कंटेंट को। सो देयर आर 23 सेक्शंस दैट हैज बीन रीअरेंज्ड एंड अमेंडेड। ठीक है, एंड देयर आर 23 chapters and 536 sections। ठीक है, अब ये 536 सेक्शन और 23 चैप्टर्स 2025 टैक्स बिल में हैं। ये जो 23 चैप्टर्स में अर्लियर इन 1961 एक्ट देयर वर 800 सेक्शंस, तो 800 सेक्शंस को घटा करके 536 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इन 23 चैप्टर्स जो पहले भी थे। तो सिंप्लीफाई किया गया है चैप्टर्स को भी, सेक्शंस को कम करके, एम्बिग्विटी हटा के और टैक्स असेसमेंट को इजी बना के। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट हैज गॉन थ्रू इन दिस बिल। नाउ डीक्रिमिनलाइजेशन, ठीक, some of the offenses have been decriminalized। अब decriminalized का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप टैक्स मान लो किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, कुछ गलती हो गई भरने में, तो एज अ क्रिमिनल आपको ट्राई नहीं किया जाएगा। यू विल नॉट गो ऑन ट्रायल एज अ क्रिमिनल। ठीक है, एक सिविल ऑफेंस माना जाएगा। यू विल बी गिवन टाइम सो दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर मिस्टेक्स। ठीक है, आप फाइन दीजिए या फीस कुछ पे कर दीजिए। ठीक है, बट यू विल नॉट बी ट्राइड एज अ क्रिमिनल। डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है कुछ ऑफेंसेस का। इससे एक और चीज़ होगी, इट विल रिड्यूस लिटिगेशन, और टैक्स लिटिगेशन इज वन ऑफ द पेन पॉइंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। याद रहे इस बात को, 2 लाख करोड़ तक का टैक्स आज भी लिटिगेशन में फंसा हुआ है। ना इधर का है ना उधर का है, ना आपका पैसा है ना टैक्स अथॉरिटी का पैसा है, वो कहीं बीच में है। ठीक है, तो ये पहली बात तो कंप्लायंस कराने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती है। उस 2 लाख करोड़ के लिए भी हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग केस चल रहा होगा, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। उस पैसे को कहीं इकोनॉमी में भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जीडीपी में भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं यूज़ हो पा रहा है। तो इससे जो लिटिगेशन बर्डन है वो इकोनॉमिक बर्डन बनता जाता है। ठीक,
तो रिड्यूस होगा क्या, लिटिगेशन. वाई, बिकॉज डीक्रिमिनलाइजेशन विल बी गोइंग ऑन. तो इट विल बिकम टैक्स पेयर फ्रेंडली बिल. ठीक है, सो ये हुआ डीक्रिमिनलाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन. तो जैसा कि हमने बात की 2026 अप्रैल 1, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से ये शुरू किया जाएगा. टाइम दिया जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने का. क्या मतलब हुआ, अगर पेपर में आया फाइनेंशियल ईयर के टर्म में, तो दिस विल बी फाइनेंशियल ईयर 27. वाई, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 27 स्टार्ट्स ऑन 1st of April 2026 and ends in 31st March 2027. तो याद रहे, सिर्फ ईयर दिया है तो 2026 टिक लगाएंगे, और फाइनेंशियल ईयर दिया रहेगा तो 2027 लगाएंगे. याद रखना इस बात को. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April 2026 which will be the starting of financial year 2027. बेसिक्स है बट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द इनहेंस्ड पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़. तो हमने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में इस बारे में बात की है. इंट्रोडक्शन में हमें ये समझ में आया है कि सिंस टाइम्स आर चेंजिंग, मोर एंड मोर डिजिटल कंटेंट इज गोइंग ऑन, डिजिटली लोग कमा रहे हैं. ठीक है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी बाय द गवर्नमेंट, सो दैट दे कैन डायरेक्टली ओवरराइड एनी नेगेशंस दैट इज बीइंग डन बाय द टैक्स पेयर. कि अगर मान लो टैक्स अथॉरिटीज़ ने आपसे आपका सोशल मीडिया या डिजिटल अकाउंट एट्सेट्रा या डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर डेटा मांगा, आपने नहीं दिया, तो ओवरराइडिंग पावर्स मिलेंगी अब टैक्स अथॉरिटीज़ को. ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू सम प्राइवेसी कंसर्न, वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, सो टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर को अब बढ़ाया जाएगा इन दिस डिजिटल एज. ठीक है, सो अथॉरिटीज़ कैन एक्सेस what, email, messages, online transaction details. ठीक है, बैंक एंड ट्रेडिंग अकाउंट, social media accounts, anything that can show how much you are splurging, social media accounts and digital application servers. और इन सब में याद रहे कि टैक्स अथॉरिटीज के पास ओवरराइडिंग पावर्स है. ओवर राइडिंग पावर्स. अब ओवरराइडिंग पावर्स क्या है कि अगर आप इनमें से किसी का भी एक्सेस मांगने पे अथॉरिटीज़ को नहीं देते हैं, दैट इंक्लूड ईमेल, मैसेज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिटेल, बैंक ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल एप्लीकेशन सर्वर्स, तो आपके निगेशन को आपने मना किया है, फिर भी ओवरराइड करके टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी सारी जानकारियाँ निकाल सकती हैं. सोच के देखो कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकता है ये जनरल पब्लिक के लिए. ठीक है, ओके, सो दिस इज द इनहेंस्ड पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज. ये इनके पास ओवरराइडिंग पावर्स है. इफ यू गिव परमिशन और नॉट गिव परमिशन, यू अग्री टू द टर्म्स और नॉट अग्री टू द टर्म्स, इफ द टैक्स अथॉरिटीज विल वांट, दे विल एंड दे कैन एज पर द न्यू बिल. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीकेशन फॉर टैक्स पेयर्स. इतनी जो इनहेंस्ड पावर्स हैं, उसके बाद टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट है, प्रोज कॉन्स क्या है, प्राइवेसी कंसर्न्स है नहीं है, क्या है, वो देखते हैं. बट उससे पहले लेट मी टेल यू, क्योंकि हमारा नया बैच अभी शुरू हुआ है और चल रहा है. ठीक है, बैच हैज़ स्टार्टेड. सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच शुरू हो चुका है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इस समय हॉट टॉपिक है. और हॉट टॉपिक में अगर आप लेट नहीं करना चाहते हैं और जल्द से जल्द जुड़ना चाहते हैं, सो बैच हैज़ स्टार्टेड. यू कैन ज्वाइन द बैच एंड देयर आर 2 पैकेजेस, गोल्ड एंड प्लैटिनम.
याद रहे ये बात, आई विल प्रेफर इफ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट, मैं प्रेफर करता कि हम प्लैटिनम पैकेज लें। एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप पैकेज है ये, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप पैकेज। इस पे कुछ इंक्लूजन्स हैं जो गोल्ड में आपको नहीं मिलेंगे, इसमें कुछ इंक्लूजन्स है जो गोल्ड में आपको नहीं मिलेंगे, याद रहे ये बात। और क्यों हम कह रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि देखो आपका आंसर इवेल्युएट नहीं होगा। नो, यहाँ अगर आप प्लैटिनम पैकेज लेते हैं तो यू विल गेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन। ऑल्सो यू विल गेट अ मेंटर, 1-to-1 मेंटर दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू, ताकि आपका जो ड्रीम है ऑप्शनल में 300+ लाने का, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें ये पॉसिबल भी है, बड़े ही सधे हुए एफर्ट के साथ 300+ लाना किसी ऑप्शनल में अगर पॉसिबल है तो वो यही ऑप्शनल है। पिछले 10 साल से टॉप 3 और पिछले कई सालों में टॉप ऑफ द लाइन ऑप्शनल रहा है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जहां से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग वापस आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज जो, और ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस इज द गेम ऑफ राइटिंग आंसर्स एंड रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो रिवाइज करोगे तभी तो आंसर लिखोगे। तो रिवाइज और आंसर राइटिंग टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, सो दिस प्लैटिनम मेंटरशिप बैच इज फॉर यू। एल्स अगर आपको बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए, अगर आपको लगता है यू आर सेल्फ सफिशिएंट कि हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो परचेज गोल्ड बैच और द गोल्ड पैकेज। बट रिमेंबर, प्लैटिनम में आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी 30 मंथ्स की, अगेंस्ट 18 मंथ्स ऑफ गोल्ड पैकेज। ठीक है, और साथ साथ एक ऑप्शनल ज्ञान भंडार, ताकि अगर आपको कभी कोई डाउट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उस ज्ञान भंडार में जाके उस टॉपिक को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द न्यू मेंटरशिप बैच और द न्यू मेंटरशिप प्लैटिनम पैकेज दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द स्टूडेंट डिमांड। ठीक है, सबको मेंटर्स चाहिए थे, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज चाहिए थी, सो द स्टडी IQ हैज़ बॉट अ प्लैटिनम बैच। बट स्टिल आई विल से कि आप यही लीजिएगा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है। बट अगर आपको लगता है बिना आंसर राइटिंग किए या मेंस टेस्ट सीरीज दिए यू विल बी वेल एंड गुड विद द ऑप्शनल पेपर, देन यू कैन ऑल्सो गो विद गोल्ड। बट आई वुड हैव प्रेफर्ड प्लैटिनम। याद रहे कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसलिए यूज़ करो कोड HS लाइव। ये सीनियर फैकल्टी कोड, मतलब मेरा कोड है ये। और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कोर्सेज अगर आपको स्टडी IQ पे चाहिए पैन प्लेटफॉर्म, सो यू शुड यूज़ द कोड HS लाइव। इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ, तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर लो या टेलीग्राम पे लिख लो, आई विल बी असिस्ट यू विद दिस। ठीक है, हाउ टू टेक द क्लास। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, remember to use the code HS Live for maximum discount on economics the optional and any other subject that you are going to take on study IQ IAS। पहली चीज, आगे बढ़ते हैं implication for taxpayers के ऊपर। ठीक है, implication for taxpayers, सबसे बड़ा implication ये है कि there will be privacy concerns। privacy concerns, और ये privacy concerns क्यों है, सोच के देखो। due to the overriding powers of tax authorities। आपका सोशल मीडिया से बैंक अकाउंट तक एक्सेस कर सकते हैं बिना आपसे पूछे। दैट इज अ वेरी वेरी मेजर बिग कंसर्न इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अमेरिका में अभी तक तो बवाल हो चुका होता है इस बात पे। ठीक है, बट स्टिल वी विल हैव होप, क्योंकि पार्लियामेंट में जब टेबल होता है बिल तो बहुत विस्तृत डिस्कशन होता है इसके ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट गोज अराउंड इन द पार्लियामेंट। ऑल्सो सम इम्प्लीकेशंस अदर देन दिस प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, सम क्लियर some need for safeguard to prevent harassment of taxpayer। सोचो किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर आएगी, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोर। तो अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो हरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर होने की संभावनाएं भी ज़्यादा है। ऑल्दो वाइल फाइलिंग
things will be easier for the taxpayers, but अगर कोई गलती हुई then the implications will be, can be or may be far worse. So we will have to have a safeguard, a check and balance mechanism. Always have it for the people of the country, because we, the people of the country, are the source of the power of the constitution, as in the preamble. Also, taxpayer must record all digital transactions and keep it up to date. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया फिर उसको गायब कर लिए, पता नहीं चलेगा, डिलीट कर दिए कहीं से, ऐसा नहीं कर सकते. सो दिस विल बी सम थिंग्स दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर्स कि ईमानदार रहिए, जहाँ भी खर्च कर रहे हैं उसको प्रॉपरली आप मेंटेन करिए, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड, चाहे आप डिजिटली कर रहे हो, ऑन कैश कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, तो मेंटेन अ अप टू डेट रिकॉर्ड. एंड व्हेनेवर टैक्स अथॉरिटी आस्क यू शुड बी प्रेजेंट विथ योर रिकॉर्ड कि अगर आप सही किए हैं, जो भी किए हैं, आपके पास एक रिकॉर्ड अगर होगा तो हरासमेंट का केस, टैक्स हरासमेंट का केस आपके ऊपर नहीं बन पाएगा, सेफ रहेंगे आप. ठीक है. ऑल्सो दिस हैज इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई चीज़ डिजिटल होती है उतना ज़्यादा साइबर फ्रॉड होने का खतरा होता है. अब तो यूपीआई पेमेंट से लेके लोन्स तक और पता नहीं कितने तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग डिजिटल and such a war footing, then there will always be some problems with cyber security. So increased importance on education and awareness of the taxpayer against this cyber security or cyber fraud problems. So these are some of the implications for taxpayers. जो पॉजिटिव था हमने देख लिया, जो कंसर्न्स हैं हमने डिस्कस कर लिया. तो हमने एक ओवरऑल, ठीक है, हमने एक ओवरऑल पिक्चर अपने लिए बना ली है. हमने डेटा देख लिया, ठीक है, डेटास क्या क्या थे हमने देख लिए, क्या रिमूव हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या सिंप्लीफाई हुआ है, व्हाट आर द पॉजिटिव्स वी हैव सीन इट, व्हाट आर द कंसर्न्स और द क्रिटिसिजम्स वी हैव सीन इट, वी हैव सीन व्हाट आर विल बी द ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज़. तो एक कॉम्प्रीहेंसिव चर्चा हमने कर ली है. तो आपको आंसर लिखना हो या प्रीलिम्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार होना हो, ये एक कॉम्प्रीहेंसिव चर्चा है जो आपको रेडी करेगी. इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर और ज़रूर मिल जाएगा. So we will stop our discussion here and we will meet again soon with some other discussion. Monday से I will try कि budget session हमारा शुरू हो सके, budget and economic survey, that is part of my syllabus of economic survey also, economics optional also. और साथ ही साथ prelims वालों को और mains वालों को भी इसमें आसानी होगी. So we will start that from Monday और उसके MCQs आपको मेरे Telegram channel पे regularly अब मिलते रहेंगे, so that by the time you are going to write your prelims you are well prepared. Thank you everyone for joining. We'll meet again soon and you can write to me here on my email ID if you have any queries regarding optional. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day.